ऑफिशियली चुनावों का ऐलान हो जाएगा और सियासी दल तो पहले से ही चुनावी मोड में वहां पर हैं और उनके दावे भी हैं। क्या क्या मुद्दे इस बार महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जो बीते दिनों ये घटना हुई है, बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है, तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जो है विपक्ष लगातार उठा रहा है, इस्तीफे की मांग कर रहा है। जहां एक तरफ चुनाव होने वाले, ठीक उससे पहले ये एक मुद्दा जो है फिलहाल गरमाया हुआ है। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक कुछ दिन पहले जब बदलापुर में भी एक यौन उत्पीड़न का मामला आया था, तभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर जो सवाल उठे थे। महिला सुरक्षा मुद्दा होगा विपक्ष की तरफ से। वो तमाम बागी विधायक और दल बदल की राजनीति को लेकर जो है वो मुद्दा बनाएंगे। और साथ ही इन सारे मुद्दों के साथ जो है इस साल महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष जो है उतरने वाला है। बात महायुति की करे, भाजपा की करे, तो वो अपने काम को लेकर जो है उतरेंगे। जो लाडकी बहन योजना जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लाई गई थी, उसके साथ अन्य योजनाएं, जो लाडका भाव योजना, जिसके तहत जो 10वीं 12वीं के छात्र है और बाकी अन्य छात्र उनके लिए जो योजनाएं लाई गई थी, वो सारी योजनाओं के साथ साथ कल जिस तरह से महाराष्ट्र कैबिनेट का फैसला आया, जिसमें 5 टोल जो है मुंबई के, वो टोल जो है हल्के वाहनों के लिए जो टोल माफ कर दिए गए हैं। तो ये सारे मुद्दे, ये सारे काम लेके जहां एक तरफ महायुति मैदान में उतरेगी, तो वहीं विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं। शिवसेना यूबीटी बागी हो गए विधायक और दल तोड़ने वाले। जिस तरह से बीते 2-2.5 साल से लगातार यूबीटी भाजपा पर आरोप लगाती रही है कि भाजपा ने शिवसेना को 2 भागों में तोड़ा और उसके बाद दल बदल की राजनीति जो है की है। ये मुद्दों के साथ जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी उतरेगी। और साथ ही आपको बता दें, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में खराब होती रही है, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा जो है रहेगा। और इन सबके बीच में आज जब चुनाव आयोग की तरफ से इलेक्शन की तारीख अनाउंस किए जाएंगे, ऐलान किए जाएंगे, उसके बाद जो है और राजनीतिक हलचल जो है वो तेज होगी। जो क्योंकि बैठकों का दौर जो है वो लगातार जो है महाराष्ट्र में शुरू है, चाहे वो महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, दोनों ही महागठबंधनों की तरफ से जो है तैयारियां शुरू है, बैठकों का दौर चल रहा है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री चेहरा लेकिन अभी तक किसी ने, ना महाविकास आघाड़ी ने और ना महायुति ने जो है अभी तक ऐलान किया है। जबकि महाविकास आघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस को छोड़कर शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार जो है लगातार मुख्यमंत्री चेहरा जो है उस पर विमर्श करने के लिए तैयार है। और कांग्रेस को भी कह रही है कि जल्द से जल्द जो है मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो घोषित होना चाहिए। चलिए नीतीश, आप बने रहिए मेरे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ गए हैं। अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट एडिटर हैं इंडिया न्यूज़ के। इसके अलावा आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं ITV के। आप दोनों का ही स्वागत है। आलोक जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर हम एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि उपचुनाव पर भी मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी हम बात करें। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान हो जाएगा, इस बार आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा, हरियाणा का चुनाव भी देखा, हरियाणा में भी बड़ा कॉन्फिडेंस था कांग्रेस पार्टी में, और 2024 के बाद ये कॉन्फिडेंस पूरे इंडिया गठबंधन में हमें देखने को मिला, लेकिन वो गुब्बारा की हवा निकल गई हरियाणा चुनाव में। महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है? महाराष्ट्र में क्या क्या मुद्दे हावी रहने वाले हैं और किस तरह से चुनाव आगे बढ़ेगा? क्योंकि महाराष्ट्र में अगर हम देखें पिछले कुछ सालों से, तो बड़ी सियासी उठापटक हुई, सरकारें बदली, दल बदले, बहुत कुछ हुआ महाराष्ट्र में। जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये महाराष्ट्र के लिए और झारखंड के लिए भी, लेकिन महाराष्ट्र के लिए बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव है। क्योंकि जिस तरह से YB चौहान के समय से यदि आप कहें, शरद पवार जब आए, शरद पवार के लिए अब कहना चाहिए कि वो सुप्रिया सुले को एक बार तो रिटायरमेंट अपना घोषित कर चुके थे, लेकिन वो फिर से मैदान में है। ठाकरे परिवार का उद्धव ठाकरे तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार बराबर हैं, उनके साझे सहयोगी अभी भी यही कहते हैं। और आप तो सबसे अच्छा पुराना आपका अनुभव है, आप ये देखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहाँ का है, वो तो महाराष्ट्र से ही उसका सारा जन्मभूमि यदि कहें यदि आप, और महाराष्ट्र के लोगों का ही वहाँ पहले काफी हद तक प्रभुत्व रहा है, जिसको कहना चाहिए संघ में भी। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हरियाणा में काम किया, 16,000 बैठकें की है संघ और भाजपा के लोगों ने मिलकर, 16,000, मतलब वो नुक्कड़ सभाएं कहिए, घरों में, पंचायतों में कहिए, जहाँ भी किया होगा। आप उस दृष्टि से देखें तो महाराष्ट्र तो उनका पुराना गढ़ रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी, एक समय में शिवसेना उनके साथ थी। और ये याद रखिए, जो फील्ड में जैसे हमारे संवाददाता हैं या कहीं भी नेटवर्क होता है, आज शिवसेना जो कुछ रही है, एकनाथ शिंदे की वजह से शिवसेना, बाल ठाकरे, मतलब उनका कहिए पार्टी जो चलती थी, वो जमीनी बिल्कुल सड़क से आए हुए नेता हैं।
तो उसका कितना फायदा मिलता है ये सही है गठबंधन में। और तीसरा एक छोटा लेकिन सा एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से शिवसेना बनाई, शिवसेना उद्धव जो गुट थी, पहले जो पूरी शिवसेना थी उसमें टूट हुई और उसके बाद शिवसेना बनी, उसके बाद हमने देखा लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में कुछ खास एकनाथ शिंदे की पार्टी कर नहीं पाती है। तो क्या आपको लगता है आलोक जी कि जो एक सिंपैथी फैक्टर है वो उद्धव ठाकरे के साथ रहा 2024 में और आगे भी रहेगा? क्योंकि ये सही जो परिवार का जिनके जहाँ ऐसे संबंध है, मैंने आज भी कह रहा हूँ, आप वहाँ देखिए ना, अजित पवार की पत्नी भी इसीलिए हारी, शरद पवार का अपना एक गढ़ रहा है, वो भी इस दृष्टि से थोड़ा उसका असर। लेकिन लोकसभा, फिर से आप तो ध्यान दें, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव थोड़ा डिफरेंट होते हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर और पार्टी के गठबंधनों में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा या उनको ज्यादा मिल सकता है एकनाथ शिंदे, इसका बल्कि बीजेपी को और कांग्रेस दोनों को फायदा हो रहा है राष्ट्रीय दलों की दृष्टि से। क्योंकि मैं आमतौर पर राष्ट्रीय दलों के उस पर रहता हूँ कि छोटे छोटे दल काफी ब्लैकमेल करते हैं। इस दृष्टि से कांग्रेस पार्टी को देखिए कितने 14 लोग उनके चुन करके आ गए जी। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में, और उनकी स्थिति मजबूत हो गई और शिवसेना वैसा नहीं कर पाई। ऐसे ही यहाँ पर भी एकनाथ शिंदे कमजोर हुए लेकिन बीजेपी की अच्छी ठीक है। सीटें आई। इस तरह से मुझे अरविंद ऐसा जी, लगता है आपको कि क्या इससे लगता है सौदा एकनाथ करना शिंदे, आसान होगा। ठीक है अरविंद जी, आपको क्या लगता है एकनाथ शिंदे हालांकि मुख्यमंत्री हैं लेकिन वो एक ऑरा क्रिएट नहीं कर पाए, शिवसेना के नेता हैं, सब कुछ उनको मिल गया, असली शिवसेना उनको ठहरा दिया गया, लेकिन जो एक राजनेता का एक ऑरा होता है, एक पार्टी के लीडर का ऑरा होता है, वो कहीं ना कहीं क्रिएट नहीं कर पाए, अंडर शेडो रहे भारतीय जनता पार्टी। शेडो रहे या उन पे टिके रहे, उन्हीं के सहारे खड़े रहे, उन्हीं के सहारे अभी भी खड़े हैं। अभी भी नया नेता कौन हो या चीफ मिनिस्टर कौन हो ये डिक्लेरेशन नहीं है, और ये भी डिक्लेरेशन नहीं है कि उनको ज़्यादा सीटें दी जाएंगी। वो तो बीजेपी करेगी अपने हिसाब से, तो उनकी वो स्थिति नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि वो अजित पवार की तरफ फिसड्डी नहीं हुई, इससे बेटर साबित। लेकिन अजित पवार को अब एक तरह से बर्डन बन गए हैं इस गठबंधन पे, और अगर जो खबरें चल रही हैं कि वो शरद पवार की तरफ उनके लोग या वो खुद जाना चाहते हैं और वहाँ लिया नहीं जा रहा है, तो उस हिसाब से तो एक 3 पहिए में से एक पहिया तो काफ़ी कमजोर इनका पहले साबित हो चुका है। लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर रहेगा, लेकिन सरकार ने इस बीच काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, फैसले बड़े, खासतौर से आर्थिक मदद की, डायरेक्ट बेनिफिट वाले कई फैसले किए हैं जिनका इम्पैक्ट रहेगा निश्चित रूप से। लेकिन आप देखिए एक और बम वहाँ पड़ा हुआ है काफ़ी दिन से, वो मराठा आरक्षण का है, और मराठा आरक्षण इशू रहेगा और पूरे मराठावाड़ा में, और जो इलाका अभी भी माना जा रहा है कि वो बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, वहाँ वो उसका असर किस किस्म का होगा ये कहना मुश्किल है। तो अभी तक की लड़ाई में जो दिख रहा था लोकसभा चुनाव से अभी तक, वो निश्चित रूप से जो महाविकास अघाड़ी उधर जो बना है दूसरा गठबंधन कांग्रेस और ठाकरे ग्रुप का, उस शरद पवार का, उसको अपर हैंड दिख रहा था। अब हरियाणा चुनाव के बाद एक स्थिति बदली है जरूर, और उस बदलाव में फिर क्या होता है, किस किस्म से गठबंधन पसंद करते हैं, चलते हैं, वो देखना। लेकिन 2 चीज़ें मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण रहेंगी। एक तो सरकार ने जितनी रेवड़ियाँ बांटी हैं उनका इम्पैक्ट रहेगा, और दूसरा ये, चलिए मराठा आरक्षण की बात कर लेते हैं। कितना महत्वपूर्ण मराठा आरक्षण रहेगा और कितनी गूंज सुनाई देगी महाराष्ट्र में इन चुनाव में? नीतीश मेरे साथ हैं, आपको क्या लगता है नीतीश, जो वहां पर एक माहौल है, और ये माहौल आज से नहीं पहले से ही बन रहा है, और मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह की बातें वहां पर हैं सियासी गलियारों में, वो क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मराठा आरक्षण की बात करें तो जिस तरह से बीते साल या 1.5 साल से जारंगे पाटिल जो मराठा समुदाय की तरफ से बार बार कई बार जो है 6 से 7 बार जो है अनशन पर गए, और उन्हें बार बार जो है सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से जो उन्हें मनाया गया। ये 2 से 3 बार सीएम एकनाथ शिंदे खुद उनका अनशन खत्म करने पहुंचे थे, और ऐसे में मराठा आरक्षण को लेकर जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे उस समय भी जीआर जो है वो पारित किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। उसके बाद एक बार फिर से मराठा आरक्षण को लेकर जब आवाज उठी, तब इस पर कहा गया कि केंद्र के ऊपर जो है, जहां महाविकास आघाड़ी का तरफ से कहा गया कि इस पूरे
मराठा आरक्षण को लेकर केंद्र को फैसला करना चाहिए, क्योंकि एक आरक्षण जो कोटा होता है, एक आरक्षण की जो तय सीमा है, वो सीमा से हटकर जो है आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे में एक सुझाव महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एकनाथ शिंदे से ये भी दिया गया था मराठा आरक्षण के लिए कि ओबीसी आरक्षण में से ही मराठा आरक्षण जो है वो दिया जाए, जिस पर मराठा समुदाय के लोग, जारंगे पाटिल जो है वो राजी भी हो गए थे। लेकिन फिर इसमें एक टर्निंग पॉइंट ये आया कि महायुति में खुद जो है आपस में इन सारी चीजों को लेकर जो है विवाद शुरू हो गया, क्योंकि जहां छगन भुजबल खुद ओबीसी के एक बड़े नेता है, तो उनकी तरफ से बयान दिया गया कि ओबीसी और एससी एसटी आरक्षण को छुए बगैर जो है अलग से आरक्षण जो है वो पारित करना चाहिए मराठा। चलिए नीतीश, आप हमारे साथ बने रहिए। मराठा आरक्षण पे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि किस गठबंधन को मराठा आरक्षण पर एज है, यानी वो बढ़त बना पाएगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट